नमस्कार, जोहार। कैसे हैं आप लोग? आवाज़ ठीक से आ रही है? सबसे पहले मैं आज के इस व्याख्यान के आयोजन के लिए वाङ्मय पत्रिका, डॉक्टर फिरोज़ और विकास प्रकाशन का धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आदिवासी साहित्य पर अपनी बात रख सकूं। मेरे ख्याल से 1 मिनट हमको इंतज़ार कर लेना चाहिए ताकि सभी साथी जुड़ जाएं और लेक्चर सुन सकें। आप सभी को नमस्कार, जोहार। और आप मेरे ख्याल से जुड़ चुके हैं काफ़ी लोग। कुछ लोग और जुड़ जाएं तो हम अपनी बात शुरू करें। आप मुझे ठीक से सुन पा रहे होंगे, मुझे पूरा यकीन है। नमस्कार मित्रों, मैं मेरे ख्याल से अब अपनी बात शुरू कर सकता हूं। बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। आपने इतने उत्साह के साथ मेरा स्वागत किया और इस बातचीत का स्वागत किया। आवाज़ बिल्कुल ठीक आएगी, अब चिंता मत करिए। अभी शुरू हो रहा है, आवाज़ आपको बढ़िया सुनाई देगी। तो आज हम बात करने वाले हैं आदिवासी साहित्य की अवधारणा पर। जैसा कि आप विषय देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, तो हम अपनी बात की शुरुआत करने से पहले ये जान लें कि आदिवासी साहित्य पर बात करना क्यों ज़रूरी है, उसकी अवधारणा को समझना क्यों ज़रूरी है। मित्रों, साहित्य की जितनी परिभाषाएं दी जाती है, आप कहेंगे परिभाषाओं से क्या काम है, लेकिन आदिवासी साहित्य के महत्व को समझने के लिए हम अपनी बात की शुरुआत आदिवासी साहित्य से पहले साहित्य की अवधारणा या साहित्य की परिभाषाओं से शुरू कर सकते हैं। साहित्य की सबसे लोकप्रिय परिभाषा जो आम लोगों के बीच में मशहूर है, आम लोगों के बीच में माना जाता है कि साहित्य समाज का दर्पण है। आपने भी ज़रूर सुना होगा कि अक्सर लोग इस तरह की बात करते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है। तो जब हम साहित्य को समाज का दर्पण कहते हैं, या आप अपनी बात की शुरुआत बालकृष्ण भट्ट से कर सकते हैं, जो कहते थे साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। आप अपनी बात की शुरुआत रामचंद्र शुक्ल से कर सकते हैं, जो कहते थे साहित्य हमारी संचित चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब है। या आप अपनी बात की शुरुआत प्रेमचंद से कर सकते हैं, जो कहते थे साहित्य समाज और राजनीति को मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई है। कुछ लोग कहते हैं कि साहित्य परकाया प्रवेश की साधना का नाम है। अब आप इन सारी परिभाषाओं को एक साथ रख कर देखें, चाहे साहित्य समाज का दर्पण कहें आप, या जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब आप कहें, या उसको परकाया प्रवेश की साधना कहें, या समाज और राजनीति को मशाल दिखाती हुई चलने वाली सच्चाई कहें, या जन समूह के हृदय का विकास कहें, ये सारी की सारी परिभाषाएं
ये बताती है कि साहित्य हमारे अनुभव संसार का विस्तार करता है। हम आत्म से, सेल्फ से बाहर निकल करके दूसरे लोगों के बारे में, बाकी समाज के बारे में, राजनीति के बारे में या अलग अलग चीज़ों के बारे में जानते हैं, उसको अभिव्यक्त करते हैं और ऐसी सच्चाइयों से खुद परिचित होते हैं, दूसरों को परिचित कराते हैं, जो वास्तव में हम अपने जीवन में, एक व्यक्ति अपने जीवन में सारे अनुभव नहीं प्राप्त कर सकता। वो साहित्य उसको उस एक छोटे दायरे से बाहर निकाल करके और एक व्यापक संसार में ले जाता है। और आपने सुना ही होगा कि जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। यानी साहित्य में अनंत संभावनाएं हैं सोचने विचारने के लिए, दूसरों के अनुभव जानने के लिए, दूसरे के अंतर्मन को पढ़ने के लिए, और यही साहित्य का महत्व है। जब साहित्य इतना महत्वपूर्ण है कि वो हमारे सीमित दायरे को तोड़ करके उसका अतिक्रमण करके उसका विस्तार करता है, उसको बाहर ले जाता है, तो आप कल्पना करिए कि स्त्री साहित्य, दलित साहित्य और आदिवासी साहित्य, जिनको आजकल लोग अस्मितावादी साहित्य कहते हैं, पर मैं मुक्तिकामी साहित्य कहना ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो जी, ये जो मुक्तिकामी साहित्य के आंदोलन है, ये स्वयं साहित्य के दायरे का भी विस्तार करते हैं। यानी साहित्य अपने आप में एक मनुष्य के दायरे का विस्तार करता है, और स्त्रीवादी साहित्य, दलित साहित्य और आदिवासी साहित्य स्वयं साहित्य मात्र के दायरे का विस्तार करते हैं, उसको व्यापक बनाते हैं और उसको लोकतांत्रिक बनाते हैं। लोकतांत्रिक इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तक साहित्य को हम जिन परिप्रेक्ष्यों में समझते आए हैं, पढ़ते आए हैं, मुक्तिकामी साहित्य आने के बाद उसका दायरा बहुत विस्तृत हुआ है। आप ऐसे कोनों में पहुँचे हैं समाज के और अभिव्यक्ति के, जिनके बारे में पहले बात करना संभव नहीं था। तो इसलिए ये जो साहित्य है, साहित्य के जो नए आंदोलन है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और उसमें से भी आदिवासी साहित्य, आदिवासी साहित्य इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो इसलिए कि आज जब पूरी दुनिया एक विनाश के कगार पर खड़ी है, आप देखें तो पूरी दुनिया आज एक वायरस से लड़ रही है और खुद को अक्षम पा रही है। कभी हम पॉल्यूशन से लड़ते हैं, प्रदूषण से, और दुनिया भर के पर्यावरण विज्ञानी जब एक साथ बैठक करते हैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दुनिया गंभीर खतरे में है, और इस गंभीर खतरे को हम आदिवासी दृष्टि से, आदिवासी जीवन शैली अपना करके टाल सकते हैं। जो पर्यावरण विज्ञानियों की बैठकें हैं, अगर आप उन बैठकों का सार पढ़ें, उनकी रिपोर्टिंग पढ़ें, तो उसमें इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि दुनिया को, पूरी सृष्टि को अगर हम विनाश से बचा सकते हैं तो वो आदिवासी दृष्टि से बचा सकते हैं। यानी आदिवासी दृष्टि या आदिवासी दर्शन बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, और आदिवासी दर्शन तक पहुंचने का रास्ता आदिवासी साहित्य है। आदिवासी साहित्य की अवधारणा पर बात करते वक्त अक्सर 2-3 तरह की बातें आपको सुनाई पड़ती है। जब आदिवासी साहित्य कहते हैं तो एक भ्रम की स्थिति भी पैदा करने की कोशिश होती है। बहुत सारे शोधार्थी, बहुत सारे अध्यापक, बहुत सारे विद्यार्थी, बहुत सारे पाठक एक भ्रम की स्थिति में भी है। इसलिए बार बार आदिवासी साहित्य की अवधारणा की बात करना जरूरी है। और मुझसे जब फिरोज जी ने बात की तो मैं और विषयों पे भी बात कर सकता था आदिवासी साहित्य संबंधी, लेकिन मैंने सोचा कि सबसे पहले हम अवधारणा को स्पष्ट करें। जो हमारे सैकड़ों, हजारों, लाखों पाठक हैं, वो पहले उनके मन में ये स्पष्ट हो, जो रिसर्चर हैं उनके मन में ये स्पष्ट हो कि आदिवासी साहित्य है क्या। तो आदिवासी साहित्य की जो पहली धारणा निकल करके आती है, पहली बात निकल करके आती है जब इसके बारे में हम बात करते हैं, कि आदिवासी साहित्य वो है जो आदिवासियों से संबंधित है। और फिर इसका इतिहास लोग कोई जैसे हमने एक आदिवासी साहित्य पे सेमिनार किया तो एक सज्जन ने इसी पे पेपर भेज दिया कि तुलसीदास के लेखन में आदिवासी साहित्य, यानी जो वन का चित्रण हुआ है तुलसीदास के लेखन में, उसको ही लोगों ने आदिवासी साहित्य कह दिया। फिर किसी ने लिखा कि रेणु के मैला आंचल में आदिवासी जीवन, तो मैला आंचल में जो
संथालों के बारे में थोड़ा जिक्र आया, उसको लोग आदिवासी साहित्य मान ले रहे हैं। या फिर जो ज़्यादातर लोग ऐसा एक मान लेते हैं कि आदिवासियों के बारे में है, इसलिए जो कुछ भी आदिवासियों के बारे में लिखा गया है वो सब कुछ आदिवासी साहित्य है। तो इस धारणा से आदिवासी रचनाकार और आदिवासी चिंतक नकारते हैं कि आदिवासियों के बारे में जो कुछ लिखा होगा उसको हम आदिवासी साहित्य कह सकते हैं। फिर एक दूसरी धारणा निकल करके आती है कि आदिवासियों के द्वारा लिखा गया साहित्य आदिवासी साहित्य है। तो अब इसमें भी दिक्कतें हैं कि आदिवासी अगर गैर आदिवासी दृष्टि से प्रभावित होकर के लिखेगा, आदिवासी अगर कोई पूंजीवादी दृष्टिकोण से लिखेगा, अगर ब्राह्मणवादी दृष्टिकोण से लिखेगा, तो क्या उसको भी आदिवासी साहित्य कहेंगे? उसके लेखन में आदिवासी संदर्भ ही नहीं होंगे। अगर कोई जन्मना आदिवासी है, यानी किसी आदिवासी परिवार में पैदा हुआ है या हुई है और वो लिखे और वही आदिवासी साहित्य हो, तो ये भी बहुत तार्किक बात नहीं है, क्योंकि जो स्वानुभूति की बात है, और ये बात इसीलिए आती है कि लोग दलित साहित्य के बाद में आदिवासी साहित्य के बारे में चर्चा शुरू हुई, तो लोग ये मानने लगे कि दलित साहित्यकारों ने बहुत जोर शोर से इस बात को उठाया कि नहीं, स्वानुभूति बहुत महत्वपूर्ण है, अनुभूति की प्रामाणिकता बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए शायद आदिवासी साहित्यकार, आदिवासी चिंतक भी ऐसा सोचते होंगे कि अनुभूति की प्रामाणिकता महत्वपूर्ण है, और लोगों ने जोर शोर से इसका प्रचार शुरू कर दिया, बिना ये जाने कि आदिवासी दर्शन इससे भिन्न चीज है और उस आदिवासी दर्शन को समझना बहुत जरूरी है। तो आदिवासी चिंतक स्वानुभूति के तर्क से या अनुभूति की प्रामाणिकता के तर्क से बहुत दूर तक सहमत नहीं है। आदिवासी साहित्यकार, आदिवासी चिंतक आदिवासी साहित्य का को एक भिन्न परिप्रेक्ष्य में देखने की वकालत करते हैं, और स्वानुभूति के तर्क की आप खुद भी इस पर अगर विचार करें तो आप पाएंगे कि काफी सीमाएं हैं। क्योंकि जैसे एक बहुत बड़ी सीमा है, ठीक है, ये बात एक हद तक सही है कि जो आपने भोगा नहीं उसके बारे में आप कैसे लिखेंगे, लेकिन साहित्य हमेशा सिर्फ उसके बारे में नहीं होता जो आप भोगते हैं। दलित साहित्य के संदर्भ में ये बात महत्वपूर्ण है, लेकिन साहित्य का दायरा इससे विस्तृत होता है, और अनुभूति की प्रामाणिकता का एक बहुत बड़ी सीमा यह है कि आप अपने बारे में जब लिख रहे हैं, अगर आप सिर्फ अपने बारे में लिख रहे हैं तो आप कह सकते हैं कि भाई आपकी अनुभूति प्रामाणिक है, आपने जो कुछ लिखा है अच्छा लिखा है, अपने बारे में बढ़िया लिखा होगा। लेकिन जब आप दूसरे के बारे में लिखेंगे, आप अपने साहित्य में सिर्फ अपने बारे में नहीं लिखते, आप दूसरों के बारे में भी लिखते हैं। आप अगर एक स्त्री है तो आपके लेखन में पुरुष भी आएंगे, आप एक दलित है तो आपके लेखन में सवर्ण भी आएंगे, आप एक आदिवासी है तो आपके लेखन में गैर आदिवासी भी आएंगे। तो आपकी अनुभूति तो प्रामाणिक हो गई, आपके साथ जो हुआ वो प्रामाणिक हो गया, लेकिन आपने जो पुरुषों के बारे में लिखा, आपने जो गैर दलितों के बारे में लिखा, आपने जो गैर आदिवासियों के बारे में लिखा, वो कितना प्रामाणिक है। इसलिए अनुभूति की प्रामाणिकता के बजाय अभिव्यक्ति की प्रामाणिकता, यानी जो आपने लिखा है वो कितना प्रामाणिक बन पाया है, मेरे ख्याल से ये तर्क ज्यादा महत्वपूर्ण और ज्यादा सटीक मुझे दिखाई पड़ता है। और जब आदिवासी साहित्य की बात करते हैं तो आदिवासी साहित्य की बात करते वक्त हम उस अभिव्यक्ति की प्रामाणिकता को आधार बना करके ये एक परिभाषा निर्मित करने की कोशिश करते हैं, या एक आधार निर्मित करने की कोशिश करते हैं कि आदिवासी साहित्य वह है जिसमें आदिवासी दर्शन है। अब लेकिन एक बात आपसे मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जब आप आदिवासी साहित्य की बात कर रहे हैं, आदिवासी दुनिया की बात कर रहे हैं, आदिवासियों के बारे में बात कर रहे हैं, तो अपने मन में ये स्पष्ट रखें कि जो आपने अब तक चीजों को समझने के प्रतिमान बनाए हुए हैं, उन प्रतिमानों को आप कुछ समय के लिए दरकिनार कर दीजिए, उनको अपने दिमाग से हटा दीजिए, उन पूर्वाग्रहों को और प्रतिमानों को, तो ही आप आदिवासी दुनिया और आदिवासी साहित्य के बारे में सही राय बना पाएंगे। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए हम सबके अपने प्रतिमान होते हैं, हम चीजों को देखते हैं, उस देखने का एक नजरिया विकसित करते हैं। वो नजरिया कहाँ से आता है? मसलन मैं आपसे कहूं कि भाई आप तो सब बहुत पढ़े लिखे नजर आ रहे हैं, आपके बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स मेरे पास आ रहे हैं, तो अब पढ़े लिखे के लिए मैंने एक शर्त बना दी कि पढ़ा लिखा और समझदार वो है जिसको देखो, अब कौन जो फेसबुक पे उपलब्ध है, जो मेरा लाइव देख पा रहा है, जो हिंदी में टाइप करके कमेंट कर पा रहा है या कर पा रही है, मैंने एक शर्त निर्धारित कर दी, एक प्रतिमान बना दिया और आपसे कह दिया कि आप बहुत समझदार हैं क्योंकि आपके बड़े अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं।
मैं आपसे कहूं, आप और अच्छे से इस बात को समझिए, जो मैं जिस बात पे जोर देना चाहता हूं कि आप आदिवासियों को समझने के लिए या आदिवासी साहित्य को समझने के लिए तय प्रतिमानों को एक किनारे कर दीजिए, तभी आप उस आदिवासियों की अवधारणा को और आदिवासी साहित्य की अवधारणा को ठीक से समझ पाएंगे। जैसे मैं आपसे पूछूं, अक्सर मैं पूछता हूं लोगों से कि आपकी पसंदीदा रचना कौन सी है। मैं चाहूंगा कि लोग कमेंट बॉक्स में लिखें कि उनकी पसंदीदा रचना कौन सी है, क्योंकि ये बहुत ही दिलचस्प चीज है। आज आपसे जब मैं इसका जवाब दूंगा, उससे पहले मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं। आप इसमें यहाँ कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपकी पसंदीदा रचना कौन सी, कोई भी कृति। तो जैसे आप कहते हैं किसी को कि ये व्यक्ति बड़ा सभ्य दिखाई पड़ रहा है, तो आप सभ्यता के, या ये व्यक्ति बहुत ही आधुनिक दिखाई पड़ रहा है, तो हमने कुछ प्रतिमान बना दिए आधुनिक और सभ्य। यानी उसके पास, उसने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, अच्छी भाषा का प्रयोग कर रहा है, अच्छी कॉलोनी में रहता है, अच्छा घर उसके पास है, उसके अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं, उसके पास में एक आईफोन है, एक गाड़ी है, और हमने बता दिया कि देखो ये कितना मॉडर्न है, या कितना अमीर है, या कितना सभ्य है। हमने प्रतिमान बना दिए। तो ये प्रतिमान हमने बना दिए और इसके आधार पर हम शेष लोगों का भी मूल्यांकन करने लगते हैं कि वो लोग पढ़े लिखे हैं या नहीं है, वो लोग सभ्य है या नहीं है, वो लोग आधुनिक है या नहीं है, वो लोग अमीर है या नहीं है, वो भद्रजन है या नहीं है। तो हमने प्रतिमान बना लिए और उसके आधार पर हम डिसाइड करने लगे, निर्धारित करने लगे। ये प्रतिमान हमेशा आपके मूल्यांकन को बाधित करते हैं, आपके मूल्यांकन को प्रभावित करते हैं। इसलिए आदिवासी साहित्य पढ़ते वक्त, आदिवासी दुनिया से संवाद करते वक्त इन प्रतिमानों को किनारे रखना होगा। जैसे आपने, मेरे पास 3 जवाब आ गए हैं कि आपकी पसंदीदा रचना कौन सी है। उर्मिला जी कह रही है कि मेरी पसंदीदा रचना जूठन है। विनीता जी कह रही है कि मेरी पसंदीदा रचना धार है। ठाकुर दीक्षा सिंह कह रही है मेरी पसंदीदा रचना गोरा है। हिमांशु राजा कह रहे हैं, हिमांशु राज मुर्दहिया बता रहे हैं। और रमाकांत जी कह रहे हैं एक किताब का नाम लेना कठिन है, लेकिन फिर भी मैं राही मासूम रजा के आधे गांव को बताऊंगा। अब आपने आनंद शुक्ला जी कह रहे हैं कि मुझे महाश्वेता देवी जी के उपन्यास पसंद है। अनुप्रिया जी कह रही हैं ग्लोबल गांव का देवता पसंद है। आदिनाथ जी कह रहे हैं कि जो इतिहास में नहीं है। इतने उदाहरण काफी है। ये सारी की सारी रचनाओं के बारे में आपको पता कैसे चला, आपकी पसंदीदा कैसे बनी? तो इसके लिए मैं आपको बताता हूं कि क्यों प्रतिमानों को थोपने में या क्यों पूर्वाग्रहों को मानने में दिक्कत है। क्योंकि जो भी रचनाएं आपने बताई है, या आप जो भी रचनाएं बताएंगे इसके बाद में कमेंट बॉक्स में जो भी लिखेंगे, या आपके मन में जो आ रहा है बाकी श्रोताओं के, वो उस रचना के लिए आपने कुछ शर्तें निर्धारित कर दी। उस रचना के बारे में आप जानते कैसे हैं? पहली बात, वो रचना प्रकाशित है, पब्लिश्ड। वो रचना, दूसरी शर्त, वो किसी बड़ी भाषा में है। हिंदी बहुत बड़ी भाषा है, हिंदी को आप छोटी भाषा मत समझिए। ज्यादातर जो रचनाएं वो हिंदी की रचनाएं हैं। महाश्वेता देवी की बांग्ला की रचना है। यानी प्रकाशित होना, उसका बड़ी भाषा में होना। तीसरा, उसका लिखा हुआ होना। लिखा होगा तभी प्रकाशित होगा निश्चित तौर पर। यानी लिखा होना, टंकित, मुद्रित, लिखित होना, प्रकाशित होना, बड़ी भाषा में होना। इसके अलावा और शर्तें मैं आपको बता देता हूं। इसके अलावा ये एक शर्त है कि वो किसी बड़े बड़े पब्लिशर के यहाँ से छपी है। आपने जितनी रचनाओं के नाम बताएं, ज्यादातर रचनाएं राजकमल के यहाँ से छपी हुई है। उसका बड़े प्रकाशक के यहाँ से छपना। उसकी अगली एक और शर्त मैं आपको बता देता हूं, जिसके माध्यम से आप रचनाओं को जानते हैं कि वो आपके पाठ्यक्रम में शामिल होती है। एक शर्त ये हुई। उसकी एक और शर्त बता देता हूं कि वो बहुत प्रशंसित रचना होती है, बहुत सारे लोग उसकी तारीफ कर चुके होते हैं, तो उसके माध्यम से आप किसी रचना को जानते हैं। तो क्या जो हमने प्रतिमान, किसी ने गोदान कहा है, जूठन फिर से लिखा आ रहा है, आधा गांव लिखा आ रहा है, तो मैं ये कहूं कि जो रचना लिखित है, मुद्रित है, प्रशंसित है, पुरस्कृत है, पाठ्यक्रम में शामिल है, किसी बड़ी भाषा में है, क्या वही रचना अच्छी होगी? यानी कि अगर कोई छोटी भाषा में लिखी हुई रचना है, कोई रचना प्रकाशित नहीं है, कोई रचना राजकमल या वाणी से नहीं छपी है, कोई रचना पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है, कोई रचना पुरस्कृत नहीं है, कोई रचना प्रशंसित नहीं है, तो क्या
आप दावे के साथ कह सकते हैं कि वो रचना अच्छी नहीं होगी? आप खुद एक बार इस प्रश्न पर विचार करिए कि जो आपने प्रतिमान निर्धारित किए हैं वो प्रतिमान कितने प्रॉब्लमेटिक हैं, उनमें कितनी समस्या है किसी साहित्य का मूल्यांकन करने में, कि आपने निर्धारित कर लिया कि जो रचना मुद्रित होगी, लिखित होगी, जो रचना बड़ी भाषा में होगी, बड़ी जगह से छपी होगी, पाठ्यक्रम में शामिल होगी, पुरस्कृत होगी, प्रशंसित होगी, वही रचना अच्छी होगी। इसका मतलब बाकी रचनाएं बेकार हैं? नहीं, बाकी रचनाएं बेकार नहीं हैं। जैसे आपने आधुनिक बनने के या सभ्य बनने के प्रतिमान निर्धारित किए, वो सब प्रॉब्लमेटिक है और इसलिए हम विकास की गलत दिशा में जा रहे हैं, वैसे ही रचनाओं का निर्धारण आपका प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि आपने जो निर्धारण किया है उसके लिए आपने ये शर्तें निर्धारित कर दी कि रचना, भाई आप गोदान को कैसे जानते हैं? गोदान आपके सिलेबस में नहीं होता तो क्या गोदान को आप जान पाते? आप कितने पाकिस्तान को कैसे जानते हैं? आप धार को कैसे जानते हैं? आप ग्लोबल गांव के देवता को कैसे जानते हैं? आप किसी भी रचना को, जूठन को कैसे जानते हैं? इसलिए जानते हैं कि उसके बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं, वो प्रकाशित है, बड़ी जगह से छपी हुई रचना है। या मुर्दैया को कैसे जानते हैं? वो पाठ्यक्रम में शामिल हो चुकी है, उसकी बहुत समीक्षाएं छप चुकी है, उसके बारे में आपके अध्यापक बात करते हैं, उसके बारे में बड़े लोग बात करते हैं, और आपको लगता है कि अध्यापक बात कर रहे हैं, आचार्य जी बात कर रहे हैं, तो जरूर बहुत महत्वपूर्ण रचना होगी। इसलिए मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि जब आप आदिवासी दुनिया में प्रवेश करें, जब आप आदिवासी साहित्य की दुनिया में प्रवेश करें, तो इन पूर्वाग्रहों को, इन मूल्यांकन के प्रतिमानों को एक किनारे करके रखें, तभी आप सही ढंग से आदिवासी दुनिया को और आदिवासी साहित्य को समझ पाएंगे। तो अब आदिवासी साहित्य को समझने के लिए क्या करना है आपको? अब आप उसको ठीक से उसकी प्राइमरी सोर्सेज का अध्ययन करें, यानी जो उपलब्ध सामग्री है उसका अध्ययन करें, तो आप सही निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे। क्योंकि प्राइमरी सोर्सेज का अध्ययन करने के लिए मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब भी जो भी रिसर्चर से मैं बात करता हूं, जिस भी विद्यार्थी से मैं बात करता हूं कि भाई मैं पूछता हूं भाई क्या, कोई कहता है कि भाई हम आदिवासी साहित्य पे रिसर्च कर रहे हैं, आप हमारी कुछ मदद कर दीजिए, हमारी सिनॉप्सिस बनवा दीजिए, हमारा कुछ गाइडेंस कर दीजिए, या हमारा थीसिस लिखवा दीजिए। तो वो सारे लोग जब मैं उनसे पूछता हूं कि आपने क्या पढ़ा है आदिवासी साहित्य के बारे में, कौन सी रचनाएं आपने पढ़ी है, तो सब लोगों का जवाब होता है, हमने तो भाई ये ग्लोबल गांव के देवता पढ़ा है, हमने धार पढ़ा है, हमने फला पढ़ा है। यानी कुल मिलाकर के रणेंद्र, संजीव, जो या बी.डी. शर्मा, या फिर राकेश कुमार सिंह, या फिर जो पुराने रचनाकार हैं जिन्होंने आदिवासियों से संबंधित लिखा है, उनकी रचना, या महाश्वेता देवी। यानी अगर मेरे पास 20 कॉल आते हैं एक महीने में, या 20 ईमेल आते हैं, तो उनमें से 1-2 लोग ऐसे होते हैं जो आदिवासी रचनाकारों का नाम जानते हैं, या आदिवासी साहित्य की मौखिक परंपरा से परिचित हैं। बाकी सब लोग आदिवासी रचनाकारों के बारे में जानते भी नहीं। या मैं फिर से कहूं कि मेरा यह आग्रह नहीं है कि आप सिर्फ आदिवासियों को पढ़िए, आप गैर आदिवासियों को भी पढ़िए, लेकिन क्या आप आदिवासी रचनाकारों को बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहते? क्या आप आदिवासी दर्शन के बारे में बिल्कुल नहीं जानना चाहते? आप सबको पढ़िए, लेकिन संपूर्णता में पढ़िए। आप ठीक समझ बनाना चाहते हैं तो आपको आदिवासी साहित्य को सही परिप्रेक्ष्य में समझना पड़ेगा। आदिवासी साहित्य की सही परंपरा का आपको ज्ञान होना चाहिए, आदिवासी दर्शन की सही पहचान आपको करनी पड़ेगी, तभी हम आदिवासी साहित्य की सही अवधारणा को समझ पाएंगे। तो आदिवासी साहित्य की अवधारणा को समझना, और आदिवासी दर्शन को समझना, और आदिवासी साहित्य की परंपरा को समझना, ये तीनों पैरेलल, समानांतर चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। जब तक आपको आदिवासी परंपरा का सही बोध नहीं होगा, आदिवासी साहित्य की परंपरा का सही बोध नहीं होगा, आप आदिवासी दर्शन को नहीं समझ पाएंगे। आप आदिवासी दर्शन को ठीक से नहीं समझ पाएंगे, आप आदिवासी साहित्य को भी नहीं समझ पाएंगे, और आदिवासी साहित्य की परंपरा को भी ठीक से नहीं समझ पाएंगे। ये तीनों आपस में जुड़ी हुई चीजें हैं। तो इसलिए अब आदिवासी साहित्य की शुरुआत कहाँ से, उसकी परंपरा क्या है, क्योंकि उसी में से अवधारणा निकलेगी, फिर उसी में से आदिवासी दर्शन निकलेगा। तो मित्रों, अगर आप आदिवासी दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं, और अगर आप उन पर्यावरण विज्ञानियों से, पर्यावरणविदों से सहमत होते हुए आदिवासी विश्व दृष्टि, आदिवासी दर्शन के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको उसके सबसे ऑथेंटिक सोर्स
आदिवासी लिटरेचर है, आदिवासी साहित्य है, और आदिवासी साहित्य में भी सबसे प्रामाणिक स्रोत आदिवासी साहित्य की मौखिक परंपरा है। आदिवासी साहित्य की मौखिक परंपरा, जिसको वंदना टेटे जोर देकर के पुरखा साहित्य कहती हैं, उस पुरखा साहित्य से आपको अपने अध्ययन की शुरुआत करनी चाहिए। और जो शोध की प्रक्रिया में पहला पड़ाव होता है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, यानी संबंधित साहित्य की समीक्षा। हमारे शोधार्थी क्या करते हैं कि 3-4 थीसिसों के नाम दे देते हैं, और कि भाई इस विश्वविद्यालय में ये थीसिस लिखी गई, इसमें ये लिखी गई, और कह देते हैं कि देखो ये हमारा रिव्यू ऑफ लिटरेचर हो गया, संबंधित साहित्य की समीक्षा हो गई। ये संबंधित साहित्य की समीक्षा नहीं है। उस साहित्य को आप पढ़िए, उसके बारे में एक राय बनाइए, उसके बारे में जो कुछ लिखा गया है उसको पढ़िए, उसकी समीक्षा करिए। वो चाहे वो लेख हो, किताब हो, आधार ग्रंथ को तो आपको पढ़ना ही है, उसके बारे में जो कुछ भी लिखा हुआ है, आलोचना लिखी हुई है, समीक्षाएं लिखी हुई है, उसको पढ़िए और तब उसके बारे में विश्लेषण करिए कि उसमें क्या चीजें आ गई है और क्या चीजें छूटी हुई है। तभी आप अपने विषय का सही निर्माण कर पाएंगे, आप आदिवासी साहित्य की अवधारणा को ठीक से समझ पाएंगे। तो जो मौखिक परंपरा है या पुरखा परंपरा है, वो सबसे आधारभूत चीज है आदिवासी साहित्य को समझने के लिए, इसलिए उसका अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण है। उसका अपने अध्ययन की शुरुआत वहीं से करनी चाहिए आपको, क्योंकि पुरखा परंपरा में देखिए आदिवासी समाज बाहरी समाज से बहुत अलग समाज है, बल्कि बहुत कटा हुआ समाज है, और संस्कृतिकरण की प्रक्रिया से पहले बाहरी समाज से इतना अलग है। बाहरी समाज के लोग आदिवासियों के बारे में बहुत कम जानते हैं, और ना के बराबर अब जो लोग आदिवासी क्षेत्रों में नौकरी करते हैं, कोई घूमने जाता है, वो दावा करने लगते हैं कि हम आदिवासी साहित्य लिख रहे हैं, हम आदिवासियों के बारे में बहुत जानते हैं, हमसे अच्छा कोई नहीं जानता। तो मैं उनसे आग्रह करता हूं कि एक बार आप पुरखा साहित्य से संवाद करिए, तो आपको अपनी सीमाएं पता चलेंगी, आपके लेखन की सीमाएं पता चलेंगी कि आदिवासी दर्शन, आदिवासी विश्व दृष्टि कैसे अलग है। तो मैं पुरखा साहित्य बार बार मैं कह रहा हूं, ये इसकी भी एक वजह है। देखिए उसको मैं जानबूझ करके लोक साहित्य नहीं कह रहा, और वंदना टेटे इस बारे में एकदम स्पष्ट राय अव्यक्त करती है, कोई भी अवधारणा है वो जितनी सेल्फ से डिफाइन होती है उतनी अदर से भी डिफाइन होती है। अभी दिन है क्योंकि रात नहीं है। सेल्फ यानी एक दिन की बात हम कर रहे हैं, और दिन दिन क्या है, दिन वो है जो रात नहीं है, वो अदर से भी परिभाषित होता है। तो इसी प्रकार से जो लोक क्या है, लोक वो है जो शास्त्र नहीं है। शास्त्र यानी कुछ पवित्र ग्रंथ है, कुछ पुराने ग्रंथ है जो नियामक है, नॉर्मेटिव है, वो हमारे जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं, हमको जीना सिखाते हैं कि हमको ऐसे रहना चाहिए, ऐसे आचरण करना चाहिए। जो उन शास्त्रों से, उन नॉर्मेटिव जो हमारे ग्रंथ हैं, उनसे अलग चीजें हैं जो आम लोगों के बीच में प्रचलित है, जो मौखिक परंपरा में प्रचलित है, हम उसको लोक कहते हैं। लेकिन चूंकि आदिवासी परंपरा में, आदिवासी दुनिया में कोई भी चीज शास्त्र या पवित्र ग्रंथ के रूप में मौजूद नहीं है। कोई कुरान, बाइबल, गीता, वेद कुछ नहीं है। तो जहां पर शास्त्र नहीं है वहां पर लोक भी नहीं है, क्योंकि लोक से अलग करना इसलिए जरूरी है। लोक को हमेशा हम शास्त्र के पैरेलल देखते हैं, और लोक को हम ये मानते हैं कि ये बहुत क्रांतिकारी है, जबकि मैं मानता हूं कि लोक हमेशा क्रांतिकारी नहीं होता, उसकी बहुत समस्याएं भी होती है। इसलिए लोक और शास्त्र की अवधारणा आदिवासियों के ऊपर लागू नहीं होती। आदिवासी अपने पुरखों का बहुत सम्मान करते हैं, प्रकृति का बहुत सम्मान करते हैं। ये आदिवासी दर्शन की विशेषताएं भी है। तो उन पुरखों के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए, उन पुरखों ने जो कुछ रचा, संयुक्त रूप से रचा। आदिवासी दर्शन की एक विशेषता यह भी है कि वहां पर साहित्य कोई बाकी कला माध्यमों से श्रेष्ठ कला माध्यम या अलग कला माध्यम नहीं है। वहां पे जो रचनाकार है, जो रचता है, वो वही नर्तक भी है, वो वादक भी है, वो गायक भी है, वो सब कुछ है। यानी एक साथ व्यक्ति की सारी भूमिकाएं, और सब पुरखों ने मिलकर के, और कोई अकेला नहीं है, सब पुरखों ने मिलकर के रचा। पुरखे मिलकर के नाचते हैं, और हमको नाचना उन्होंने सिखाया। पुरखे मिलकर के गाते हैं, पुरखे मिलकर के कोई वाद्य यंत्र बजाते हैं। तो सब कुछ सामूहिक है। ये विशेषताएं भी आप रेखांकित करते चलिए आदिवासी दर्शन की, सब कुछ सामूहिक है। इसलिए आदिवासी साहित्य का जो मूल है, जो पुरखा साहित्य है, वो भी सामूहिक है, और वो हमारे पुरखों की देन है। इसलिए हम उसको लोक साहित्य के बजाय पुरखा साहित्य कहना पसंद करते हैं, क्योंकि हम पुरखों का सम्मान करते हैं। पुरखों का इतना सम्मान करते हैं, आप नियामगिरी का उदाहरण लेकर के देखिए।
नियामगिरी में वेदांता ने एक फैक्ट्री लगाने की कोशिश की और वहां पर स्थानीय लोगों ने विरोध किया, कुछ एनजीओज ने निश्चित तौर पर उसमें मदद की और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नियामगिरी इलाके की जो 12 ग्राम सभाएं हैं उनसे पूछना चाहिए। 12 की 12 ग्राम सभाओं ने एक जवाब दिया मिलकर के। वो जवाब बहुत महत्वपूर्ण है आदिवासी साहित्य को भी समझने के लिए। उन ग्राम सभाओं ने सुप्रीम कोर्ट में जो हलफनामा दाखिल किया उसमें कहा नियामगिरी हमारा पिता है, ये हमारा वर्षों से संरक्षण करता आया है, इसलिए नियामगिरी की कीमत पर हमको कोई विकास नहीं चाहिए, आप अपना विकास अपने पास रखिए। ये है आदिवासी विश्व दृष्टि जो पुरखा साहित्य में आपको मिलेगी। पुरखा साहित्य में और क्या चीजें अलग हैं, जैसे हम जब भी स्त्री साहित्य की बात करते हैं, जब भी हम दलित साहित्य की बात करते हैं, तो उन्हीं विशेषताओं को हम आदिवासी साहित्य के ऊपर भी आरोपित कर देते हैं और कुछ लोग कहने लगते हैं कि ये तो प्रतिरोध का साहित्य है, आक्रोश का साहित्य है, विद्रोह का साहित्य है। मित्रों, अगर आप पुरखा साहित्य का अध्ययन करेंगे तो आपको इस मामले में निराशा हासिल होगी कि वहां पर कोई विद्रोह, आक्रोश, प्रतिरोध, ये सारी चीजें पुरखा साहित्य में नहीं है। ऐसा नहीं है कि आदिवासियों ने विद्रोह नहीं किया, आदिवासियों ने युद्ध लड़े, अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, बल्कि आजादी की लड़ाई में आदिवासियों का योगदान इतना बड़ा है कि जो शेष लोग हैं वो सिर्फ साम्राज्यवाद से लड़ रहे थे, भारतीय सामंतवाद से नहीं लड़ रहे थे। लेकिन आदिवासी न केवल ब्रिटिश साम्राज्यवाद से लड़ रहे थे बल्कि भारतीय सामंतवाद से भी लड़ रहे थे। आप सीधो कानों के संथाल हुल को आप देख लीजिए, आप बिरसा मुंडा के उलगुलान को देख लीजिए, तो आदिवासियों का एक अलग दर्शन है उसके लड़ाई के बारे में भी। लेकिन जब आप पुरखा साहित्य का अध्ययन करते हैं तो वहां पर आप पाएंगे कि बहुत ही सहजता है, प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन है, इंसानी रिश्तों के सौंदर्य का वर्णन है, कोई लड़ाई झगड़ा, प्रतिरोध, विद्रोह कुछ नहीं। एक बड़ी दिलचस्प बात मैं आपको बताना चाहता हूं। फादर हाफमैन ने इंसाइक्लोपीडिया मुंडारी का संकलन किया, उसमें उन्होंने 3000 के आसपास मुंडारी गीत भी संकलित किए और उन गीतों को अध्ययन करते हुए प्रोफेसर वीरभारत तलवार एक दिलचस्प निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो मुंडारी गीत है उनमें कहीं भी प्रेम का त्रिकोण होने पर कोई लड़ाई, कोई मारकाट नहीं है। कि अक्सर आप देखते हैं और आप प्रेम को बड़ी क्रांतिकारी चीज मानते हैं और प्रेम में जब कोई तीसरा व्यक्ति आ जाता है, तीसरा पुरुष या तीसरी स्त्री जो भी आ जाता है, तो उसके बाद में या तो एक ऐसी असहज स्थिति पैदा हो जाती है कि या तो मार दो या मर जाओ। लेकिन आदिवासी गीतों में ऐसे प्रसंग नहीं है। वहां पर जब तीसरा व्यक्ति आता है तो जो प्रेमी पात्र है जिसको छोड़ करके कोई व्यक्ति जा रहा है, उससे कहता है कि तुम जहां जा रहे हो या जा रही हो वहां पे खुश रहना, अपना ख्याल रखना। यानी प्रेम का ये जो मूल्य है वो भी वहां पर अलग रूप में मौजूद है। अब आप इसके कारण ये कह सकते हैं कि भाई वहां पर सामूहिकता, सामुदायिकता ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए किसी व्यक्ति का ईगो कि मुझसे कोई चीज छीन ली गई है, जो सामने वाले व्यक्ति की इच्छा भी महत्वपूर्ण है कि अगर वो जाना चाहता है या जाना चाहती है तो उसको जाने दिया जा रहा है, उसकी इच्छा महत्वपूर्ण है और सामूहिकता महत्वपूर्ण है कि हम अपने समूह के साथ, अपने समुदाय के साथ रहेंगे, हम किसी एक व्यक्ति के लिए लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। तो ये एक भिन्नता है आदिवासी दर्शन में, आदिवासी मूल्यों में। अब क्योंकि जब हम आदिवासी साहित्य में प्रकृति की बात करते हैं तो प्रकृति को लोग कहेंगे भाई छायावाद में भी प्रकृति है, फला साहित्य में प्रकृति है। तो आदिवासियों के लिए प्रकृति वही नहीं है जो हिंदी के साहित्यकारों के लिए है। और हिंदी के साहित्यकारों को मैं इसलिए अलग कर रहा हूं कि हिंदी आदिवासियों की भाषा नहीं है, वो गैर आदिवासियों की भाषा है। आदिवासियों ने धीरे धीरे अभी पिछले 50 सालों में सीखी है, कुछ लोग उसमें हिंदी में लिखने भी लगे, उसकी मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन आदिवासियों के लिए प्रकृति का मतलब वो है जो आपने नियमगिरी के बारे में सुना, यानी वो पुरखा है प्रकृति, नदियां, पहाड़, जंगल, वो सब कोई पिता है, कोई माँ है, कोई भाई है, कोई बहन है। उनके साथ आदिवासियों का रिश्ता यह है। प्रकृति आलंबन और उद्दीपन की चीज नहीं है कि वो आपके प्रेम को जागृत करने के लिए कोई माहौल बनाए, इसकी चीज नहीं है। प्रकृति सम्मानित चीज है, वो हमारे पुरखों के बराबर सम्मानित है, उसकी श्रेणी में वो शामिल होती है। तो इसलिए मित्रों, आदिवासी साहित्य का आपको अध्ययन करना है, आदिवासी दर्शन का आपको अध्ययन करना है, या आदिवासी साहित्य की अवधारणा को समझना है, तो उसके मूल स्रोत यानी जो मौखिक परंपरा का साहित्य है, जो पुरखा साहित्य है, उसका अध्ययन सबसे पहले आपको करना होगा। और वो देश की
500 से ज्यादा भाषाओं में बिखरा हुआ पड़ा है। मैं जानता हूं कि कुछ श्रोताओं को आश्चर्य होगा कि देश में इतनी भाषाएं भी हैं। निश्चित तौर पर, और मैं जब भाषाएं पद का प्रयोग कर रहा हूं तो सोच समझ करके प्रयोग कर रहा हूं। हमारे हिंदी के साथी क्या करते हैं, कहते हैं अरे बोलियां हैं तो, और हिंदी जाति की अवधारणा बताते हैं, हिंदी क्षेत्र बताते हैं, और भूल जाते हैं जिस हिंदी जाति की वो बात कर रहे हैं, जिस हिंदी क्षेत्र की वो बात कर रहे हैं, उसी क्षेत्र में ऐसी आदिवासी भाषाएं भी है, बोलियां नहीं, जो ना केवल इंडो आर्यन परिवार की नहीं है, बल्कि वो हिंदी से एकदम अलग है, वो संस्कृत से एकदम अलग है, हिंदी से कोई संबंध नहीं है, वो भारतीय आर्य भाषा परिवार की भाषाएं भी नहीं है। मसलन गोंडी, मुंडारी, कुड़ुख, संथाली, इनमें से कुछ भाषाएं, जैसे गोंडी द्रविड़ भाषा परिवार की भाषा है, कुड़ुख वगैरह ऑस्ट्रो एशियाई भाषा परिवार की भाषाएं हैं। और भाषा परिवारों का निर्धारण आप जानते ही होंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि 3 आधारों पर उसकी जो मौलिक शब्दावली है, उसकी मूल ध्वनियां हैं और उसका व्याकरण है, इसके आधार पर किया जाता है। इसमें समानताएं होती है तो उनको एक भाषा परिवार के अंदर डाल दिया जाता है। लेकिन इसी हिंदी क्षेत्र की, छत्तीसगढ़ और झारखंड इसी हिंदी क्षेत्र में आते हैं, हिमाचल इसी हिंदी क्षेत्र में आता है, उत्तराखंड इसी हिंदी क्षेत्र में आता है। इसकी बहुत सारी भाषाएं ऐसी हैं जो हिंदी से एकदम अलग हैं, और न केवल हिंदी से अलग है बल्कि भारतीय आर्य भाषा परिवार की भी भाषाएं नहीं है, लेकिन उनके प्रति हम संवेदनशील नहीं है। इस देश में आज भी 700 से ऊपर जीवित भाषाएं हैं, और उनमें से हम सिर्फ 22 भाषाओं के बारे में सामान्य तौर पर जानते हैं जो हमारी शेड्यूल लैंग्वेजेज है। 8वीं अनुसूची की में जो शामिल भाषाएं हैं उनको हम सिर्फ भाषाओं के रूप में जानते हैं, बाकी सब हमको बोली मान लेते हैं। बाकी बोलियां नहीं है। पूरे भाषा वैज्ञानिक आधार पर, पूरे तर्कों के आधार पर मैं कह रहा हूं कि वो सब भी भाषाएं हैं। और पूरे तमाम भाषा विज्ञानियों के डेटा के आधार पर आप देख लिए, खुद सेंसस ऑफ इंडिया में नॉन शेड्यूल लैंग्वेजेस का डेटा देख लीजिए, जो अनुसूची में शामिल भाषाएं नहीं है, तो उन भाषाओं में, और उनमें से ज्यादा जो नॉन शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं, यानी जो गैर अनुसूचित भाषाएं हैं, वो सारी की सारी भाषाएं, लगभग सभी भाषाएं आदिवासी भाषाएं हैं, जिनमें से बहुत सारी भाषाएं मर गई हैं, बहुत सारी भाषाएं खतरे में हैं। उसमें हम आखिर में अलग से बात करेंगे। लेकिन उन भाषाओं में मौखिक साहित्य की, पुरखा साहित्य की समृद्ध परंपरा है। बहुत कम भाषाओं में मुंडारी जैसा काम हो पाया है। जैसे मुंडारी में फादर हाफमैन ने किया, जगदीश त्रिगुणायत ने किया, और कई लोगों ने किया, खुद रामदयाल मुंडा ने किया। आज भी कई रिसर्चर काम कर रहे हैं उसको, मुंडारी की कथाओं का संग्रह करने का, उनके गीतों का संग्रह करने का। लेकिन देश की ज्यादातर भाषाओं में ये संग्रह नहीं हो पाए हैं। जैसे हमारे एक साथी ने दक्षिण राजस्थान की भीलों की भाषाओं का संग्रह किया, हमारे गोंडी के साथी उषा किरण आतराम जी और सुनेर सिंह ताराम जी जो गुजर चुके हैं, उन्होंने, और फिर उससे पहले मोतीरावन कंगाली जी, उन्होंने गोंडी भाषा का संकलन किया। विक्रम चौधरी जी वहाँ की भीलों की भाषा के, उनकी कथाओं और गीतों का संकलन कर रहे हैं। कोई संथाली का संकलन कर रहा है, संथाली, कुड़ुख, खड़िया, इनमें भी बहुत सारा साहित्य बिखरा हुआ पड़ा है मौखिक परंपरा का। हम सबको उसको संकलित करने की जरूरत है, उसको संचयित करने की जरूरत है। लेकिन ध्यान रहे, जब आप मौखिक साहित्य का अध्ययन करें, उसका संकलन करें, तो बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। आजकल हम पाठालोचना पे बहुत कम बात करते हैं, तो हम सामान्य तौर पे हिंदी की जो उपभाषाएं हैं उन तक हम अपनी बातचीत को सीमित रखते हैं। जब आप इसको थोड़ा और व्यापक रूप में देखेंगे तो आदिवासी भाषाओं का, मैं कह रहा हूँ, सावधानी बरतने की क्यों जरूरत है, क्योंकि जब आप संकलन के लिए जाएंगे तो आपकी भाषा के और आपके अपने पूर्वाग्रह, हर भाषा की एक विचारधारा होती है। मैं जिस भाषा का व्यवहार करता हूँ, आप जिस भाषा का व्यवहार करते हैं, उस भाषा का बहुसंख्यक समुदाय, जिस इलाके की वो भाषा है, जिन लोगों की वो भाषा है, उनके जो विचार होंगे वो उस भाषा में धीरे धीरे आ जाते हैं। तो भाषा की एक विचारधारा होती है, और जब हम संकलन करने जाते हैं तो हम उसमें अपने विचारों को, अपने संस्कारों को आरोपित करने लगते हैं। इसलिए अगर आप किसी भाषा का संकलन करना चाहते हैं, आदिवासी साहित्य की अवधारणा को समझने के लिए, आदिवासी साहित्य के इतिहास को समझने के लिए, तो उस भाषा के साहित्य के संकलन से पूर्व आपको एक अच्छा फील्ड वर्क करना चाहिए। और अच्छा फील्ड वर्क क्या है?
इसको लेकर के हमारे समाज विज्ञान के लोग बहुत दिलचस्प बात कहते हैं कि आपका फील्ड वर्क वो नहीं कि आप गए और किसी मित्र, क्या करते हैं आप फील्ड वर्क में जनरली, एक तो भाषा साहित्य के लोग बहुत फील्ड वर्क करते नहीं, साहित्य के लोग खासतौर पे जो लोग करते हैं क्या करते हैं, किसी मित्र के माध्यम से उस इलाके में जाएंगे जहां पे फील्ड वर्क करना है, कुछ सब एक प्रश्नावली बनाएंगे, सवाल पूछेंगे और आ जाएंगे। इससे आप क्या जाने उन लोगों के बारे में, कुछ नहीं जाने। तथ्यों के आधार पर फील्ड वर्क नहीं होता। फील्ड वर्क उस दिन शुरू होता है, हमारे समाज विज्ञान के साथी कहते हैं कि जिस दिन आपकी उपस्थिति स्थानीय लोग महसूस करना बंद कर दें, यानी आप वहां पर जाकर के रहें, उनके जैसा जीवन जीने लगे, उनके जैसा आचरण करने लगे, तो धीरे धीरे वो आपकी उपस्थिति महसूस करना बंद कर देंगे और आपको सारी बातें सच बताएंगे। उससे पहले आपका व्यवहार भी बनावटी होगा, उनका व्यवहार भी बनावटी होगा। तो मित्रों, अगर कोई आदिवासी साहित्य का संकलन करना चाहता है, आदिवासी भाषाओं का अध्ययन करना चाहता है, तो उसको इस तरह का फील्ड वर्क करना चाहिए कि लंबा, आप एक अधिकारी के तौर पे वो नहीं कर सकते। आप अधिकारी के तौर पे जाएंगे कि भाई आप साहब, आप डीएम है, एसडीएम है, एसपी है, डीएसपी है, आप गए, आपसे लोग डरते हैं, तो आपसे डरेंगे तो आपसे नॉर्मल व्यवहार नहीं करेंगे, सहज व्यवहार नहीं करेंगे। तो आपको जरूरी है कि आप एक साधारण उनके जैसे बन करके रहिए और वो आपकी उपस्थिति महसूस करना बंद कर दे, तब से आपका फील्ड वर्क शुरू होगा। तो फिर आप उसका संग्रह करिए और आप पाएंगे कि उसमें एक भिन्न जीवन दृष्टि है। अब एक हिंदी का व्यक्ति जाएगा तो हिंदी के संस्कार लेके जाएगा, हिंदी के संस्कारों में थोड़े हिंदू संस्कार भी मिले हुए हैं, और वो जब सिंह बोंगा का नाम सुनेगा तो वो सोचेगा अच्छा सिंह बोंगा यानी क्या है, पूछेगा अच्छा ये तो देवता है। देवता का कॉन्सेप्ट अलग है, सिंह बोंगा का अलग है। सिंह बोंगा स्त्री भी है, पुरुष भी है, और एक आदिवासी पुरखा है। आप कहेंगे वो तो अर्धनारीश्वर है, नहीं, वो अर्धनारीश्वर नहीं है, वो पूरी तरह से अलग है, एक आदिवासी पुरखा है जिसको आदिवासी सम्मान से याद करते हैं। इसी तरह से आप जब घोटुल की बात करेंगे तो क्या कहेगा, अच्छा ये युवाग्रह है। युवाग्रह क्या हुआ, आपके समाज में कुछ युवाग्रह होते हैं? आप कोई समझ लेगा वो तो कोई पार्टी करने की जगह है, नहीं। इसी तरह से आप अगर अखड़ा की बात करेंगे तो कोई कह देगा तो चौपाल है, नहीं, अखड़ा चौपाल नहीं है। अखड़ा एक कल्चरल सेंटर है। आपके चौपाल में बहुत हायरार्की होती है, पंचायत बैठती है, वहां पे कोई कल्चरल सेंटर नहीं है आपका चौपाल। जो आदिवासी संबंधित शब्दावली है वो बहुत अलग है, क्योंकि उसके पीछे एक पूरा जीवन दर्शन है, और उस जीवन दर्शन को समझे बिना आप उसका संकलन नहीं कर सकते, उसका अध्ययन नहीं कर सकते। इसलिए मित्रों, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जिनके आदिवासी साहित्य में रुचि है, तो अगर वो खुद संकलन नहीं कर सकते, खुद फील्ड में नहीं जान सकते, तो कम से कम उनको इतना करना चाहिए कि जो अच्छे संकलन हुए उनका अध्ययन करना चाहिए। जगदीश त्रिगुणायत जी ने संकलन किया, बांसुरी बज रही है, तो इस तरह के संकलन जो मौजूद है, खुद जगदीश त्रिगुणायत का संकलन और फादर हाफमैन का संकलन, दोनों ने मुंडारी गीतों का संकलन किया, लेकिन दोनों में बहुत फर्क है। उस फर्क को आप अध्ययन करते हुए आप महसूस कर सकते हैं कि कैसे एक आदिवासी दृष्टि का होना या उसकी समझ होना बहुत जरूरी है कोई भी संकलन करते वक्त। तो आदिवासी दर्शन का और आदिवासी साहित्य का जो मूल है वो ये मौखिक परंपरा का साहित्य है, पुरखा परंपरा का साहित्य है। इसके अलावा अगर आपको आदिवासी साहित्य का अध्ययन करना है तो दूसरा जो आपको पास प्रामाणिक स्रोत है वो स्रोत है आदिवासी भाषाओं में लिखा हुआ साहित्य। मौखिक परंपरा तो अनंत है, आप पता नहीं कितनी पुरानी है, कहां तक आप उसको ले जा सकते हैं, हजारों साल पुरानी परंपरा है। लेकिन जब आदिवासी साहित्य की बात करते हैं लोग 5, 10, 20 साल तक पुराना उसको बस ले जाते हैं, उससे आगे नहीं ले जाते। तो मित्रों, कोई भी व्यक्ति अपनी बेहतरीन अभिव्यक्ति, सबसे अच्छे अभिव्यक्ति अपनी मातृभाषा में करता है। और आप क्या करते हैं, जब आप आदिवासियों के बारे में बात करते हैं तो आप सिर्फ हिंदी की रचनाओं की बात करेंगे, अंग्रेजी की रचनाओं की बात करेंगे, बांग्ला की रचनाओं की बात करेंगे, तमिल की रचनाओं की बात करेंगे, मलयालम की रचनाओं की बात करेंगे, लेकिन आदिवासी भाषाओं की रचना की बात नहीं करेंगे। इनमें से कोई भी आदिवासी भाषा नहीं है। आप आदिवासी भाषाओं के पास जाइए, आदिवासी भाषाओं में भी लिखने की परंपरा भी काफी पुरानी है, और मैं फिर से कहूँ बोलियां नहीं है, उनमें से बहुत सारी भाषाओं के पास उन्होंने अपनी लिपियां विकसित की है। कुछ भाषाओं की अपनी लिपि नहीं है, उन्होंने देवनागरी को अपना लिया, कुछ पूर्वोत्तर की भाषाओं ने रोमन को अपना लिया, लेकिन आदिवासी भाषाओं में लेखन की परंपरा भी कम से कम 100-150 साल पुरानी है। इसका सबसे बड़ा संदर्भ आपको मिलता है
कि मुंडारी में जो एक उपन्यास 1920 में मिलता है, मतरा कहनी नाम से, आप सोचिए 1920 में मेन्नस ओडिए ने 5 वॉल्यूम में 5 भागों में एक उपन्यास लिखा मुंडारी भाषा में। नॉर्थ ईस्ट के कई रचनाकार, खासी और गारो भाषा के रचनाकार, वो 125 साल पहले से बहुत सारे लोगों ने लिखा, यानी 125 साल पहले से वहां पर लेखन की परंपरा है। और कई भाषाओं में, जब भी मैं रांची जाता हूं, देखता हूं अखड़ा के सम्मेलन में या स्वतंत्र रूप से ढेर सारी किताबें आ रही हैं। ये सच बात है कि उनके ISBN नंबर नहीं है, वो बड़े प्रकाशनों से नहीं छपी हुई, लेकिन आदिवासी भाषाओं में लिखने की परंपरा भी बहुत पुरानी है। उस परंपरा को भी हमको उससे संवाद करना होगा। अगर आप आदिवासी साहित्य के बारे में जानना चाहते हैं, आप आदिवासी दर्शन के बारे में जानना चाहते हैं, उस पूरी परंपरा को आपको अपने सामने रखना होगा। इस आग्रह को छोड़ना पड़ेगा। हमारा आग्रह क्या है कि भाई हमारा अंग्रेजी साहित्य का विभाग है, हम अंग्रेजी के अलावा और किसी रचना को शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि मैं जानता हूं ज्यादातर जो शोधार्थी हैं या अध्यापक हैं वो किसी न किसी डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं। हमारा हिंदी का विभाग है, हम संथाली की रचना को शामिल नहीं करेंगे, हम कुड़ुक की रचना को शामिल नहीं करेंगे, हम गोंडी की रचना को शामिल नहीं करेंगे। आप मलयाली का विभाग है, हमारा मराठी का विभाग है, हम भीली की रचना को शामिल नहीं करेंगे। अगर आप इतने रिजिड हैं तो मैं कहूँगा कि आप आदिवासियों के बारे में नहीं जानना चाहते हैं, आप आदिवासी साहित्य के बारे में नहीं जानना चाहते, आप आदिवासी दर्शन के बारे में नहीं जानना चाहते। और आदिवासी दर्शन के बारे में मेरे ख्याल से जानना इसलिए जरूरी है कि वहाँ पर एक भिन्न जीवन दृष्टि है जिसकी तरफ दुनिया के बहुत सारे लोग आकर्षित हुए हैं। तो वो जीवन दृष्टि क्या है, कम से कम वो समझना चाहिए। और उसको सबसे जानने का सबसे प्रामाणिक स्रोत आदिवासी साहित्य है। तो अब मैं ये नहीं कहता कि आप 500 भाषाएं सीख सकते हैं उन भाषाओं, लेकिन आप 1-2 भाषाएं सीखिए और आदिवासी साहित्य से उनकी मूल भाषा में संवाद करिए, मूल भाषा में उसको पढ़ने की कोशिश करिए। और अगर कोई अच्छा अनुवाद उपलब्ध है, अच्छा संकलन मौजूद है, जैसे बहुत सारे रचनाकार है, आदिवासी रचनाकार, उनकी रचनाओं को मैं देखता हूं कि वो द्विभाषिक प्रस्तुति करते हैं। खुद निर्मला पुतुल इतनी मशहूर हैं, उनकी रचनाएं संथाली में, हिंदी में है, किसी की रचना खड़िया में हिंदी में है, किसी की रचना किसी और भाषा में और हिंदी में, जैसे जसिंता किरकिट्टा की हिंदी में और अंग्रेजी में है, हिंदी और जर्मन में है। तो जो द्विभाषिक प्रस्तुति है ये आदिवासी साहित्य की एक बहुत बड़ी विशेषता है। इसलिए बहुत सारी रचनाएं आपको द्विभाषिक भी मिल जाएंगी, बहुत अच्छे अनुवाद भी मिल जाएंगे। अनुवादों को पढ़ते वक्त निश्चित तौर पर ध्यान में रखें कि वो अनुवाद प्रामाणिक है या नहीं, क्योंकि अगर आदिवासी रचनाकार ने या उस मातृभाषा को बोलने वाले ने, उस मातृभाषा को समान मातृभाषा वाले व्यक्ति ने किया है तो ज्यादा प्रामाणिकता की संभावना है, ज्यादा ऑथेंटिक होने की संभावना है। आदिवासी भाषाओं में लिखित साहित्य को लेकिन निश्चित तौर पर उसका अध्ययन किया जाना चाहिए, उसका विश्लेषण किया जाना चाहिए, ताकि आदिवासी साहित्य की सही परंपरा का बोध हो सके, आदिवासी दर्शन के बारे में सही राय बन सके। आदिवासी साहित्य के बारे में जो तीसरा और स्रोत है वो स्रोत है समकालीन आदिवासी लेखन। गैर आदिवासी लेखन से तो आप सब परिचित हैं। जो भी आप रचनाओं की बात करेंगे वो सब गैर आदिवासी रचनाकारों की रचनाएं। कोई निर्मला पुतुल को जानते हैं इक्के दुक्के लोग, कोई इक्के दुक्के लोग अनुज लोग उनको जानते हैं, बाकी सब लोग गैर आदिवासी रचनाकार हैं। उनकी रचनाएं आती हैं और एक महीने में मेरे ख्याल से दर्जनों समीक्षाएं उनकी छप जाती है। मैं हमेशा देखता हूँ बहुत सारे प्रोग्राम हो जाते हैं और आदिवासियों की रचनाएं दबी रह जाती हैं। तो एक रिसर्चर के तौर पर, एक ईमानदार पाठक के तौर पर मैं आग्रह करूंगा कि आदिवासियों की रचनाएं भी पढ़नी चाहिए। और हिंदी में लिखने की परंपरा भी उनकी काफी पुरानी है। जैसे हिंदी की अगर पहली आदिवासी कवियत्री की बात करें तो सुशीला सामंत 1930 से 40 के बीच में लिख रही थी। उनका संग्रह आ चुका था 1940 तक, 2 संग्रह आ चुके थे। आप सोचिए 1940 में हिंदी में एक आदिवासी रचनाकार मौजूद हैं, लेकिन हम उनके बारे में बात नहीं करना चाहते। एलिस एक्का 1950 से 1960 के बीच में लिख रही थी। हिंदी की बड़ी पत्रिकाओं में उनकी कहानियां छप रही थी। एलिस एक्का की कहानियों का संग्रह अभी वंदना टेटे जी ने एलिस एक्का की कहानियां नाम से प्रकाशित किया है। वो कहानियों को पुनर्प्रकाशित किया है। आप सोचिए कि पहली कहानीकार, पहली कवियत्री कब, कितने पहले से लिख रहे हैं। इसके अलावा रामदयाल मुंडा वो 1970 के आसपास से लिख रहे हैं। उनकी रचनाएं आपको, उनके गीत, उनकी कविताएं बहुत पहले से आपको मिल जाएंगी। वाल्टर भेंगरा तरुण वो काफी पहले से लिख रहे हैं। फादर पीटर पॉल एक्का वो काफी पहले से लिख रहे हैं।
तेमसुला आओ वो काफी पहले से लिख रहे हैं, ममंग दई वो काफी पहले से लिख रहे हैं, रोज केरकेटा वो काफी पहले से लिख रहे हैं। इतने सारे रचनाकार जो 30-40 साल से सक्रिय हैं। लेकिन जब आदिवासी साहित्य की बात करेंगे तो आप सामान्य तौर पे 2000 के बाद छपी हुई गैर आदिवासियों की रचनाओं की बात करेंगे। तो मित्रों, ईमानदार होना पड़ेगा और एक शोधपूर्ण दृष्टि अपनानी पड़ेगी, तभी आप आदिवासी साहित्य की सही अवधारणा को समझ पाएंगे। और पिछले 30 सालों से तो ये 70-80 के दशक से तो लिख ही रहे हैं बहुत सारे लोग, लेकिन 90 के दशक से तो इतने ज्यादा रचनाकार है कि जिनकी आप सूची बनाना चाहें तो बहुत लंबी आपकी सूची हो जाएगी। निर्मला पुतुल को आप सब जो लोग जानते हैं, वंदना टेटे को आप जानते हैं, कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते, सावित्री बड़ाइक को आप जानते हैं, अनुज लुगुन को आप जानते हैं, बारू सोनवणे, उषा किरण आत्राम, ढेरों रचनाकार आपके सामने मौजूद हैं। महादेव टोप्पो, मैं कुछ नाम जरूर मैं सारे नाम ले नहीं सकता, अनुज लुगुन को आप जानते हैं, सरिता बड़ाइक को आप जानते हैं। ढेर सारे रचनाकार हैं जो सक्रिय हैं 1990 के बाद से, और उनकी काफी कहानी संग्रह, कविता संग्रह, उपन्यास आ चुके हैं। लेकिन उनके कहानी संग्रह, कविता संग्रह और उपन्यास छोटे प्रकाशनों से छपे हैं, और कई बार ऐसे प्रकाशन जिनके पास में, जैसे सत्य भारती प्रकाशन है, शुरू में उसके पास ISBN नंबर भी नहीं है। तो अब नहीं जानते लोग फोन करके, रिसर्चर्स को क्या चाहिए, बना बनाया मटेरियल चाहिए। अच्छा, अमेजोन पे किताब ढूंढी, मिल गई, ऑर्डर कर दी, हो गया। लाइब्रेरी में मिल गई, किसी सीनियर से मिल गई, तो हो गया आपका रिसर्च पूरा। रिसर्च में आपको रचनाएं खोजनी भी पड़ती है, और आप आदिवासी साहित्य के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, उसकी अवधारणा को समझना चाहते हैं, तो इन रचनाकारों की रचनाएं जो छोटी जगहों से छपी है, जो आउट ऑफ प्रिंट है, उन रचनाओं को आप खोजिए, उनको, तब आप उनसे संवाद करिए, तो आप आदिवासी साहित्य के बारे में एक बेहतर समझ बना पाएंगे, एक सही समझ बना पाएंगे, आप आदिवासी दर्शन को समझ पाएंगे। तो मित्रों, इतने रचनाकार हैं। आप योशे दोर्जी थोंगसी, वो अभी जोराम यालाम, जंगली फूल नाम से उनका उपन्यास आया, बहुत ही अच्छा उपन्यास। इतने से हरिराम मीना जी, उनका धूणिता पे तीर इतना मशहूर है। शंकर लाल जी, जिनके व्यंग और कहानियां इतनी मशहूर है। इतने रचनाकार बिखरे पड़े, उन्होंने इतना लिखा है कि कोई संस्मरण लिखा है, कोई कहानियां, कोई कविताएं, और मैं कहूंगा कि ये सब कुछ, मंगल सिंह मुंडा जिन्होंने छैला संधू लिखा, ये जो रचनाएं हैं, ये सब रचनाएं हिंदी के तर्ज पे लिखी हुई, इसलिए आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं, कोई दूसरी भाषा में आपको नहीं जाना पड़ रहा। आपको कोई नए कोई सैद्धांतिकी पहले नहीं पढ़नी पड़ रही, आपको उन रचनाओं से कम आप संवाद कर सकते हैं। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, लेकिन मैं अभी उन कमेंट्स के जवाब नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि उससे ध्यान थोड़ा भंग होता है, और मैं 10-12 मिनट में अपनी बात खत्म करने की कोशिश करूंगा। तो मित्रों, जो आदिवासी साहित्य को आपको समझना है, आदिवासी दर्शन को समझना है, या आदिवासी साहित्य की परंपरा को समझना है, तो इन 3 स्रोतों का आपको सहारा लेना पड़ेगा। एक स्रोत है पुरखा परंपरा या पुरखा साहित्य, दूसरा स्रोत है आदिवासी भाषाओं में लिखित साहित्य, और तीसरा स्रोत है समकालीन आदिवासी लेखन। जो तीनों स्रोतों को आपको साथ में रखना पड़ेगा, तब आप सही ढंग से चीजों के बारे में समझ पाएंगे। आपने जाना कि कैसे आदिवासी दर्शन सामूहिकता का दर्शन है, सह अस्तित्व का दर्शन है, सहजता का दर्शन है, सामाजिकता का दर्शन है, समूह महत्वपूर्ण है। और शायद इसीलिए आदिवासी साहित्य का अध्ययन करते हुए आप पाएंगे कि आदिवासी साहित्य में आत्मकथाएं नहीं हैं। आप ले देकर के 2 रचनाएं ऐसी हैं जिनको आप आत्मकथाएं कह सकते हैं, वो भी हिंदी में नहीं है, दोनों अंग्रेजी में है। लोबीर सेंद्रा, जयपाल सिंह मुंडा की रचना, और बियॉन्ड द जंगल, सीता रत्नमाला की रचना। आप देखें कि दोनों अंग्रेजी में। सीता रत्नमाला के बारे में तो अभी बहुत कम जानकारी है, लेकिन अंग्रेजी के रिसर्चर उनके बारे में बताते रहे, फिर कई लोगों ने खोजा और उनकी रचना भी मिल गई, बियॉन्ड द जंगल। AK पंकज जी ने उसका हिंदी में अनुवाद किया है। जंगल से आगे बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया है। लेकिन आत्मकथा लेखन की जैसी परंपरा स्त्रीवादी साहित्य में या हिंदी साहित्य में या दलित साहित्य में है, वैसे आदिवासी साहित्य में नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि आदिवासियों के यहाँ आत्म महत्वपूर्ण नहीं है। आप कहेंगे कि भाई स्त्री साहित्य में या दलित साहित्य में भी आत्म नहीं है, पूरा समाज के अभिव्यक्ति है। लेकिन जब आप आत्मकथा लिखते हैं तो कहीं ना कहीं आत्म केंद्र में होता है। और आप क्या करते हैं, आप जब लिखने बैठते हैं, लिखने की प्रक्रिया के बारे में भी समझिए।
आपके पास में अनुभवों का बहुत व्यापक संसार है। लिखने की एक पॉलिटिक्स होती है और इस पॉलिटिक्स में मेरे ख्याल से हम चाहे अनचाहे फंसी जाते हैं। आपके पास अनुभवों का एक व्यापक संसार है, उन अनुभवों में से कुछ अनुभवों का आप चयन करते हैं। यानी सबसे पहले अनुभव है, फिर चयन है, फिर प्रस्तुति है। कम से कम ये 3 चरण होते हैं लेखन की प्रक्रिया में। तो आपके पास में 1000 अनुभव है, आपके पास में 100 अनुभव है। जो आप लिखने बैठते हैं तो सभी 100 अनुभवों के बारे में नहीं लिखते, आप 10 अनुभवों के बारे में लिखते हैं। तो आपने जो सिलेक्शन किया, खास तौर पर अस्मितावादी साहित्य का या मुक्तिकामी साहित्य का अध्ययन करते वक्त इस बात को ध्यान रखें, जो आपने चयन किया वो बहुत महत्वपूर्ण, उसमें एक आइडियोलॉजी है, उसमें एक विचारधारा है। आप ऐसे प्रसंगों का चयन नहीं करना चाहेंगे जिससे आप स्वयं कटघरे में खड़े हो। तो आप कैसे प्रसंगों का चयन करेंगे? आप ऐसे प्रसंगों का चयन करेंगे जिसमें आप उत्पीड़ित दिखा सकें खुद को। इसलिए मित्रों, मुक्तिकामी साहित्य का अध्ययन करते वक्त एक मेथोडोलॉजी, एक मेथड जरूर अपनाएं। वो मेथड क्या है, वो तरीका क्या है उसको जांचने का? आप उसमें ये भी देखें कि उसका विजन कैसा है, और उसका विजन जांचने का सबसे बड़ा तरीका यह है कि दूसरी उत्पीड़ित अस्मिताओं के बारे में क्या बातें आई है। क्योंकि लेखक अपनी रचना प्रक्रिया में बहुत सारी चीजें छिपा जाता है, लेकिन बहुत सारी चीजें नहीं भी छिपा पाता चाह करके भी। वो अपने आप को उत्पीड़ित दिखा रहा होता है, लेकिन कई बार वो खुद एक्सपोज भी हो रहा होता है। तो जो अनुभव संसार है उसमें से जो चयन किया, और जब आप लिख रहे होते हो तो आप भोगता नहीं होते, आप उस वक्त भोग नहीं रहे। भोगा आपने 20 साल पहले, 10 साल पहले या किसी और दिन, और आप जब लिखने होते हो तो आप उसमें प्रस्तुति के वक्त आपकी आइडियोलॉजी आप में लेकर के आते हो, चाहे अनचाहे, और उसमें चीजें काफी बदल जाती है। और आत्मकथा में ये पॉलिटिक्स बहुत होती है, ये जो एक मैनिपुलेशन वो बहुत होता है। मैं ये कह करके तमाम स्त्री आत्मकथाओं और दलित आत्मकथाओं का महत्व कम करने की कोशिश नहीं कर रहा, लेकिन उसके अध्ययन की एक नई दृष्टि आपको देने की कोशिश कर रहा हूं कि आप जब उसका अध्ययन करें तो इस दृष्टि को साथ में रखें कि अनुभव, चयन और प्रस्तुति की प्रक्रिया में कितनी चीजें किस रूप में प्रभावित हुई है, और रचनाकार का विजन क्या है, वो किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं। इस समाज से हमको दिक्कत है, इस व्यवस्था से हमको दिक्कत है, लेकिन हम कैसा समाज बनाना चाहते हैं वो विजन भी उसी में से निकल करके आएगा जो एक लेखक ने, एक रचनाकार ने प्रस्तुत किया है। तो मित्रों, जब आपको पूरे समाज को अभिव्यक्त करना है, पूरी सृष्टि को अभिव्यक्त करना है, सिर्फ समाज को नहीं, पूरी सृष्टि को, क्योंकि आदिवासी दर्शन में सिर्फ मनुष्य केंद्रित नहीं है, वहां पर पूरा समाज केंद्रित है, सभी प्राणी केंद्रित है। ना केवल प्राणी बल्कि जीव जगत में जितनी भी चीजें, नदियां, पहाड़, जंगल, वो भी महत्वपूर्ण है। और इसी मायने में मैं कह रहा हूं, एक इसमें 2 बातें कहना चाह रहा हूं। एक, इसमें आत्म महत्वपूर्ण है, इसलिए आत्म महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए यहाँ पर गीत ज्यादा मिलेंगे आपको, कविताएं ज्यादा मिलेंगी, आत्मकथाएं नहीं मिलेंगी। दूसरी बात आदिवासी दर्शन से संबंधित कहना चाहता हूं कि जब आपके यहाँ पर मनुष्य केंद्रित नहीं है तो आपका दर्शन भी एकदम भिन्न हो जाएगा। अक्सर हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं, बड़े घमंड के साथ कहते हैं कि मनुष्य 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ है। देखिए हमारा दिमाग कितना तेज चलता है, हमने कितना कुछ डेवलप किया, लेकिन उसका नतीजा देख लिया आपने क्या हुआ। ये मनुष्य केंद्रित विकास के लिए हम और पैसा जुटाना चाहते हैं। जो व्यक्तिगत संपत्ति की अवधारणा आई, बेसिकली वो मनुष्य केंद्रित विकास के वजह से आई। ये मेरा प्लॉट है, ये मेरा आईफोन है, ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरी गाड़ी है, मैं मुंह, ये क्या हुआ? आदिवासी दर्शन मनुष्यता की श्रेष्ठता के इस दावे को खारिज करता है। आदिवासी दर्शन मानता है कि सभी प्राणी महत्वपूर्ण है, पूरा जीव जगत सब कुछ महत्वपूर्ण है, इसलिए हर किसी को बचाया जाना जरूरी है, पूरी सृष्टि को बचाया जाना जरूरी है। आप दोनों के फर्क को समझिए। ये गर्भोक्ति जो रामस्वरूप चतुर्वेदी हिंदी साहित्य और संवेदना के विकास में कहते हैं कि मनुष्य सारे चिंतन के केंद्र में आ गया आधुनिकता आते ही। ये मनुष्य केंद्रित चिंतन का ही परिणाम है कि हमने मनुष्यों के लिए बहुत सुविधाएं जुटाई और जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी डाइवर्सिटी पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, हमारी विविधता पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, और इसलिए सृष्टि के ऊपर बहुत बड़ा खतरा उपस्थित हो गया है। अगर आपको सृष्टि को बचाना है तो इस विविधता को आपको बचाना पड़ेगा, इस डाइवर्सिटी को बचाना पड़ेगा। वो दृष्टि आपने अंदर विकसित करनी पड़ेगी जो कह सके कि नियमगिरी हमारा पिता है। बाकी लोगों के लिए नियमगिरी क्या है, या और कोई पहाड़, कोई नदी, कोई जंगल क्या है? प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज, जिससे आप मुनाफा कमा सकते हैं। आदिवासियों के लिए ये नहीं है। आदिवासियों के लिए पुरखा है, उसका वो सम्मान करते हैं।
अगर वो एक पेड़ लगाते हैं, काटते हैं अपने रहवास के लिए, तो 10 पेड़ लगाते भी हैं। आपको सिर्फ मुनाफा चाहिए। हमारी दृष्टि कितनी कलुषित हो चुकी है कि जब कोयला घोटाला होता है, उसमें आया अंग्रेज अखबारों में कि 1 लाख करोड़ या कितने पता नहीं, हम उसमें जीरो गिन रहे थे, कितने शून्य है। लेकिन आपने विचार किया कि जहां से वो कोयला निकाला गया, जहां पे बांध बनाए जाते हैं, इससे कौन विस्थापित हो रहा है? नहीं, आपने विचार किया। ये एक दृष्टि है, एक 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 पहलू है, लेकिन ये सब कुछ नहीं है आदिवासी साहित्य का कि वो इसके इस तरह के पहलुओं पर बात करे। आदिवासी साहित्य इस पूंजीवादी, आदिवासी दर्शन इस पूंजीवादी विकास के मॉडल को खारिज करता है, और इस मायने में ये दलित साहित्य से अलग भी है। दलित साहित्य पूंजीवादी विकास के मॉडल के समर्थन में एक तरह से खड़ा दिखाई पड़ता है, क्योंकि जो पूंजीवादी विकास का मॉडल है, विकास का पूंजीवादी मॉडल है, ये आपको जाति से एक हद तक लिबरेट करता है। अब मॉल में घुसते वक्त कोई आपकी जाति नहीं पूछ रहा, आप अमेजोन से कुछ खरीद रहे हैं तो कोई आपकी जाति नहीं पूछ रहा, आप जो चाहे वो खरीद सकते हैं। तो जो विकास का पूंजीवादी मॉडल है वो आपको लिबरेट करता है, जाति से एक हद तक मुक्ति देता है। आप अंग्रेजी जानते हैं, आप अच्छे शिक्षित हैं, तो आपको अच्छी जगह नौकरी मिल सकती है, जाति के बंधन को कमजोर करता है। लेकिन यही जो पूंजीवादी मॉडल है विकास का, ये आदिवासियों को तहस नहस करता है, आदिवासियों को बर्बाद करता है। इसलिए आदिवासी इसके खिलाफ है, आदिवासी इसको नहीं चाहते। आदिवासी दर्शन विकास के पूंजीवादी मॉडल को खारिज करता है, उसके खिलाफ खड़ा होता है। मेरी बातचीत में अगर आपने गौर किया तो साथ साथ में मैं आदिवासी दर्शन की विशेषताएं भी आपको बताता चल रहा हूं। आखिर में एक बात और कहना चाहूंगा, क्योंकि 1 घंटा हो गया है, अब बात अपनी कंक्लूड करूंगा। भाषा के मसले पर भी आता हूं। आदिवासी साहित्य की अवधारणा की बात कर रहे हैं हम, तो आदिवासी साहित्य की एक विशेषता, आदिवासी दर्शन की एक विशेषता यह है कि वो बहुसांस्कृतिक है, बहुभाषिकता का समर्थक है। अक्सर हम दो बहुत बड़ी अवधारणाएं आजकल पूरी दुनिया के स्तर पर चल रही है, एक ग्लोबलाइजेशन, दूसरा नेशनलिज्म, यानी एक भूमंडलीकरण और दूसरा राष्ट्रवाद। हमको कई बार ये विरोधी अवधारणाएं लगती है, लेकिन एक मायने में समान अवधारणाएं। ग्लोबलाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक भाषा और एक संस्कृति फैलाने की कोशिश कर रहा है, एक भाषा एक संस्कृति की वकालत करता है। और नेशनलिज्म या राष्ट्रवाद देश के स्तर पर एक भाषा, एक संस्कृति, एक धर्म की स्थापना करने की कोशिश कर रहा है। और ये सिर्फ भारत में नहीं हो रहा, पूरी दुनिया में हो रहा है। जगह जगह पर आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा। नेशनलिज्म की एक नई बयार हर जगह पर आपको दिखाई पड़ेगी। आदिवासी दर्शन ग्लोबलाइजेशन को भी खारिज करता है और नेशनलिज्म को जो ये एक पूंजीवादी मॉडल है। देखिए, नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट ही एक राज्य, एक नेशन, एक भाषा, एक संस्कृति, इस तरह से आया। भारत एक बहुभाषिक देश है, बहुसांस्कृतिक देश है, और दुनिया में जहां जहां आदिवासी है वो हमेशा बहुभाषिकता और बहुसांस्कृतिकता का समर्थन करते हैं। तमाम संस्कृतियां बचें, तमाम भाषाएं बचें। आप जानते हैं, अगर आपने भाषा ट्रस्ट का आंकड़ा देखा है तो भाषा ट्रस्ट ने लगभग 10 साल पहले एक अपना डेटा प्रस्तुत किया और कहा कि पिछले 5 दशकों में करीब 250 भारतीय भाषाएं मर गई। यूनेस्को का एक इंटरएक्टिव एटलस है जो कहता है कि इस वक्त देश में 197 भाषाएं खतरे में हैं। तो ये दोनों के दोनों आंकड़े इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि भाषाएं खतरे में हैं, उनको बचाया जाना जरूरी है। ये 197 भाषाएं कौन सी हैं? इनमें से 190 से ऊपर भाषाएं आदिवासियों की भाषाएं, और अगर आदिवासियों की भाषाएं खतरे में होंगी तो आदिवासी भी खतरे में होंगे। इसलिए आदिवासी भाषाओं को बचाया जाना जरूरी है, सभी भाषाओं को बचाया जाना जरूरी है। एक भाषा माँ की तरह होती है। कोई भी भाषा, उसमें बहुत सारी स्मृतियां होती हैं। जैसे हम माँ की गोद में बैठ करके पूछ सकते हैं आपके ज़माने में क्या होता था, क्या चीज़ें थी, मैं बचपन में क्या करता था, लेकिन माँ के मरने के बाद नहीं पूछ सकते। आज मेरे पास छोटे बच्चे हैं और मैं जानना चाहता हूँ मैं बचपन में कैसा था, लेकिन मेरी माँ गुजर चुकी, मैं नहीं जान सकता। मैं दूसरे स्रोतों से पूछता हूँ, लेकिन वो जानकारी नहीं मिल सकती जो माँ से मिलती है। ऐसे ही एक भाषा के पास में ऐसी असंख्य स्मृतियां, असंख्य अतुल्य ज्ञान होता है, असीमित ज्ञान होता है। अगर कोई भाषा मरती है तो उसके साथ में वो असीमित ज्ञान, वो स्मृतियां, सब कुछ मर जाता है, सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए मित्रों, आदिवासी दर्शन भाषाओं को बचाने की वकालत करता है, उन भाषाओं में वापस जाने की वकालत करता है, उन भाषाओं को संरक्षित करने की वकालत करता है। आप भाषाओं को नहीं बचा सकते, कम से कम उसमें जो ज्ञान
राशि है, उसमें जो संचित ज्ञान है, उसको संरक्षित कर सकते हैं। अगर आप सच में संवेदनशील हैं, आप सच में आप लोकतंत्र में यकीन करते हैं। मैं अपनी बात को इस लाइन के साथ में, इस पंक्ति के साथ में कंक्लूड करना चाहता हूं कि अगर हम लोकतंत्र में यकीन करते हैं तो लोकतंत्र को हमें समावेशी बनाना पड़ेगा। लोकतंत्र संकीर्ण करेंगे तो दिक्कत होने लगेगी। लोकतंत्र एक भाषा के लिए, एक धर्म के लिए, एक संस्कृति के लिए या एक इलाके के लिए होगा तो लोकतंत्र अपने मूल अर्थ खो देगा। लोकतंत्र तभी सार्थक और महत्वपूर्ण है जब वो समावेशी हो, इंक्लूसिवनेस हो उसमें। इसी प्रकार से साहित्य भी तभी महत्वपूर्ण है जब उसमें इंक्लूसिवनेस हो। हमारी सोच भी तभी महत्वपूर्ण है जब उसमें इंक्लूसिवनेस हो, एक समावेशीपन हो। तो अगर आप लोकतंत्र को समावेशी बनाना चाहते हैं, साहित्य को समावेशी बनाना चाहते हैं, तो आपको उसमें सभी भाषाओं के साहित्य को शामिल करना पड़ेगा। आपकी सोच के दायरे में सभी भाषाओं के साहित्य को शामिल करना पड़ेगा, सभी दर्शनों को शामिल करना पड़ेगा। तो शायद हम एक बेहतर समाज का निर्माण कर पाएंगे। और इसी समावेशी दृष्टि को अपनाते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं और आदिवासी भाषाओं का संरक्षण करना चाहिए, आदिवासी साहित्य का संरक्षण करना चाहिए। और निश्चित तौर पर जो गैर आदिवासियों ने लिखा है उसको भी पढ़िए और दोनों को साथ में रख करके पढ़िए, फर्क आपको महसूस हो जाएगा। मेरा आग्रह सिर्फ ये है कि आदिवासियों का लिखा हुआ भी पढ़िए, आदिवासी भाषाओं से भी संवाद करिए और आदिवासी साहित्य की सही परंपरा का आप नॉलेज प्राप्त करिए, पुरखा साहित्य का अध्ययन करिए, आदिवासी भाषाओं में लिखे हुए साहित्य का अध्ययन करिए, आदिवासियों के लिखे हुए से संवाद करिए। तो आप स्वयं आदिवासी साहित्य की अवधारणा को ज्यादा अच्छे से समझ सकेंगे, आदिवासी दर्शन को ज्यादा अच्छे से समझ सकेंगे, बल्कि आप दुनिया को देखने का एक बेहतर नजरिया भी आप प्रस्तुत कर सकेंगे, समझ सकेंगे और आप एक सृष्टि को बचाने की दिशा में भी कदम उठा पाएंगे। आखिरी एक बात और जोड़ना चाहता हूं, कोई ये कह सकता है कि भाई आदिवासी दर्शन की वैचारिक क्या है, इसकी सैद्धांत की क्या है, तो मैं कहूंगा इसकी सैद्धांत की, इसका मूल, इसका अगर कोई विचार है तो वो आदिवासी दर्शन है और वो पुरखा परंपरा में मौजूद है। फिर भी अगर आप किसी थिंकर को सामने लाना चाहते हैं तो आदिवासी में कोई ऐसा एक थिंकर नहीं है, जैसे मार्क्सवाद में मार्क्स एंगल्स हैं, अम्बेडकरवाद में अम्बेडकर हैं, या स्त्रीवाद में सिमोन और दूसरे जो रचनाकार हैं या थिंकर हैं। आदिवासी दर्शन में ऐसा कोई एक थिंकर नहीं है, लेकिन फिर भी अगर जिनकी रुचि है उनको जयपाल सिंह को पढ़ना चाहिए, उनको रामदयाल मुंडा को पढ़ना चाहिए, उनको हेराल्ड एस्टोपनो को पढ़ना चाहिए। ऐसे तमाम रचनाकार हैं, तमाम चिंतक हैं जिन्होंने आदिवासी दर्शन के बारे में लिखा, आदिवासी वैचारिकी के बारे में लिखा, लेकिन ये उनका कंट्रीब्यूशन मात्र है, उसकी आप आलोचना करने के लिए आजाद है। वो कोई देवता नहीं है, उनको देवता मत बनाइए, और उनका लिखा हुआ अंतिम भी नहीं है। सबसे ऑथेंटिक सोर्स है वो आदिवासी दर्शन है। और आदिवासी दर्शन स्त्री पुरुष के लैंगिक भेद को भी नहीं मानता। आपने खुद महसूस किया होगा, जितने रचनाकारों के नाम ले रहा हूं, अगर मैं 10 रचनाकारों के नाम लूं तो उसमें से 6-7 आपको स्त्रियां मिलेंगी। चाहे वो रोज किरकिट्टा की बात करें, आप सुशीला सामंत की बात करें, आप निर्मला पुतुल की बात करें, आप एलिस एक्का की बात करें, या जसिंता तक आप आए, जो भी सब, या वंदना टेटे की आप बात करें, जो भी बड़े रचनाकार हैं सब की सब स्त्रियां हैं। 10 में से 6-7 नाम आपको स्त्रियों के मिलेंगे। इसलिए मैं मित्रों यही कहना चाहूंगा, लेकिन मैं इस मुगालते में भी नहीं हूं कि आदिवासी जीवन में या आदिवासी दर्शन में स्त्री एकदम समान है, वहां पर कोई समस्याएं नहीं है, वहां पर भी समस्याएं, लेकिन उनकी बात फिर कभी करेंगे। जंगली फूल आप पढ़ सकते हैं, उसमें कुछ समस्याओं का जिक्र है, लेकिन एक बेहतर और एक अलग जीवन दर्शन से संवाद का एक अवसर है आपको, और वो जानने का सबसे ऑथेंटिक सोर्स आदिवासी साहित्य है। इसी परिप्रेक्ष्य में आदिवासी साहित्य की अवधारणा को समझें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों ने मुझे इतने धैर्य से सुना, इतने ढेर सारे कमेंट्स किए और ढेर सारे लोग देख रहे हैं अभी भी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जो बाद में देखेंगे उनका भी धन्यवाद, और आयोजकों का खास तौर पर डॉक्टर फिरोज साहब का मैं धन्यवाद अदा करता हूं, बांग में पत्रिका का और विकास प्रकाशन का, जिन्होंने मुझे ये बोलने का अवसर दिया। आपकी जो जिज्ञासाएं हो, आप मेरे फेसबुक पेज पर आकर के, बांग में के इस पर कमेंट के रूप में, मेरे इनबॉक्स में आकर के कहीं भी अपनी जिज्ञासाएं आप अपने प्रेषित कर सकते हैं। मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा, और आप सबसे संवाद करके बहुत अच्छा लगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जोहार।